बच्चों एक डाउट से स्टार्ट करते हैं। B4 बुकलेट का सवाल ये कहा है कि एक चेन है बच्चों जो हैंग कर रहा है सर्टेन पोर्शंस नीचे, और इसको फोर्स लगा के क्या कर रहे हैं बच्चों, स्लोली पुल कर रहे हैं। देखो तो ओजस, यस सर। स्लोली पुल्ड। हालांकि इसका मैं बाद में और बताऊंगा शॉर्टकट, बाद में चीजें बहुत आसान हो जाएगा ये जब हम पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट सीखेंगे। बट अभी के लिए हम कैसे निकालेंगे, इनिशियली चेन जो है बच्चों ये पूरा का पूरा नीचे है, पुल चेन इज बिलो दिस, टोटल लेंथ है L। तो इसको जब पुल करोगे तो कितना फोर्स चाहिए, स्लोली पुल करना है, मतलब एक्सेशन 0 रखना है। तो इनिशियली फोर्स F इजिकल टू जो रहेगा mg के बराबर रहेगा। बट अभी सोचो कि ये डिस्टेंस x आगे आ गया है, अब इसको अगर स्लोली पुल कर रहे हैं तो सिर्फ इतने के वेट को बैलेंस करना है ना, इतने के वेट को। तो हमारा जो फोर्स हो जाएगा वो फोर्स mg नहीं होकर के इतने लेंथ का मास हो जाएगा। सो यूनिट लेंथ का मास इतना, L माइनस एक्स लेंथ हैंग कर रहा है, दिस इज द वेट। तो जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है फोर्स जो अप्लाई कर रहा है वो कम कर रहा है ओजस। इज इट क्लियर? यस सर, समझ गया सर, बाकी मैं कर लूंगा। सो अगर वर्क डन निकालना है तो फोर्स यहां से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट गया dx, तो f dx, f जो है फंक्शन ऑफ x है, इंटीग्रेट कर लोगे, x कहां से कहां वेरी कर रहा है, x अभी 0 था, लास्ट में पूरा लेंथ आ जाएगा 0 to L। सो बच्चों सेक्शन A पार्ट 1 का किसी को डाउट? अर्चित वागड़, आशीष वीडियो में अपलोड नहीं किया है क्या कल का? आशीष ने मुझसे नो पूछा। सर। तो बच्चों अगर हम A3 की बात करें तो बहुत ही आसान सा सवाल था। एक कुली है जो एक 10 kg का मास को ले जा रहा है, दो केसेस लिया। पहला केस में ये 5 मीटर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गया तो वर्क डन 0 होगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे। दूसरा केस में कहा कि ये 5 मीटर ऊपर गया है तो जिधर फोर्स लगाया उधर ही डिस्प्लेसमेंट भी है, कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है तो 500 जूल। नेक्स्ट डाउट आया है सर तनिषा का। तनिषा क्या लिखी है? सर A5 पार्ट। A5 फिर B भी लिख दी हो, ये क्या है? अच्छा A5 का B पार्ट, ओके। पार्ट 2, पार्ट 1 तनिषा? पार्ट 1। पार्ट 1। A block of mass 20 kg slowly slide on a smooth inclination is given. Okay. Calculate the work done by the person moving the block through a distance 4 meter if driving force is parallel to the incline or driving force is horizontal direction. देखो A5 बहुत ही आसान सा ही सवाल है, ये B पार्ट में कर रहा हूं। ये स्मूथ सरफेस है, म्यू इक्वल टू 0 है एंड 20 kg का ब्लॉक है। एंगल जो है थीटा वो 53 डिग्री है। अब इसको मूव कराने के लिए फोर्स इसने इधर लगाया है बी पार्ट में।
इसको स्लोली ऊपर ले जा रहा, स्लोली ले जा रहा ऊपर, ठीक है ना। तो बताना ये एंगल हो गया 53, सो एफ का जो ये कंपोनेंट होगा एफ cos 53 डिग्री, ठीक है। ये किसको बैलेंस करेगा? mg sin 53. mg sin 53 क्यों बैलेंस करेगा? बिकॉज स्लोली ले जा रहा है, नेट फोर्स क्या है? जीरो है, जीरो से थोड़ा ज्यादा है, बहुत थोड़ा, तो स्लोली जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है, फोर्स इतना है। तो ऐसे भी बताना तनिषा कि हमें इस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट काम करेगा? एफ का ये कंपोनेंट, यस सर। एफ का जो ये कंपोनेंट है यही वाला वर्क करेगा। तो ये फोर्स इनटू ये डिस्प्लेसमेंट जितना भी है, यस सर। ठीक है ना। 4 मीटर ले गया, दिस इज 4 मीटर। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एफ cos 53 इनटू डिस्प्लेसमेंट। और f cos 53 है किसके बराबर? mg sin 53 के बराबर। आई बात समझ में? यस सर। चलो, ये फ्रिक्शन लेस है, इसलिए दोनों केस का आंसर तुम्हें सेम ही आया होगा। चेक इट। यस सर। Yes sir. लेकिन अगर ये फ्रिक्शन लेस नहीं होता, कुछ फ्रिक्शन होता, तो दोनों केस का आंसर डिफर कर जाता। कोई बता सकता है क्यों डिफर करता? सर पहली केस में फ्रिक्शन नहीं लगता, दूसरे केस में लग जाता। अरे नहीं नहीं, दोनों केस में फ्रिक्शन तो है। सर नॉर्मल बढ़ जाता। बहुत बढ़िया, किसने जवाब दिया? बहुत ही बढ़िया जवाब। नॉर्मल बढ़ जाएगा तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन तो दोनों में लगेगा, सेकेंड केस में फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू ज्यादा होना पड़ेगा अलोंग द इंक्लाइन फर्स्ट केस से। चलो बच्चों, A5 हो गया। A5 के बाद नेक्स्ट डिस्कशन पार्ट A5 के बाद आ रहा है पार्ट 2 का A8। तनिषा अनुष्का ने पूछी है बच्चों पार्ट 2 का A8। अरे तनिषा, मैंने तो बताया था कल, ये तो सवाल मैंने कर दिया था। देखो तो बच्चों, 8 तो मैंने किया था, अब रिकॉर्डिंग में नहीं डाला, इसलिए हो सकता है बच्चे परेशान हो। 8 मैं नहीं कर रहा हूं, तुम लोग खुद से करोगे। सबसे पहले टेंशन निकालो कितना है। सर A8 में टेंशन कहाँ से आया सर? इसमें सर वो बॉल ऊपर थ्रो किया है, वो एग्जांपल है ना। अच्छा, तो मेरे पास जो बुकलेट है वो लगता है डिफरेंट। देखो तो बच्चों, ये नहीं है क्या? सर वो A6 है हमारे इसमें। वो A6 है सर हमारे इसमें। ओके, सो टोटल कितने सवाल है उसमें? 8। 8 ही है सर। ठीक है, बोल दो क्या क्या है सवाल उसमें। A ball of mass 0.2 kg is thrown vertically upwards by applying a force by hand. ठीक है, उसके बाद
if the hand moves 0.2 meter while applying the force and ball goes up to 2 meter height further, find the magnitude of force. ये बॉल है और इसको ऊपर फोर्स लगा रहे हैं F हैंड से, है ना, और ये कितना डिस्टेंस तक मूव करा है हाथ में पकड़ के? हाथ में 0.2 मीटर। 0.2 मीटर तक लेकर उसके बाद ये बॉल को छोड़ देते हैं ना, नॉर्मल जैसे ऐसे थ्रो करते हैं, तो लोग बचपन में करते हैं, अभी भी करते होंगे, ऐसे किए यहाँ तक ले गया और फिर छोड़ दिया। उसके बाद इसको कुछ वेलोसिटी v मिल गया और फिर क्या कहा, ये बॉल कितने हाइट तक गया? 2 मीटर। 2 मीटर तक गया, तो ये छोड़ दिया। तो बता सकते हो ये v कितना हो जाएगा? इज करेक्ट, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। आई बात समझ में? तो जिस समय बॉल को Yes, हाथ sir. से छोड़ा उस समय वेलोसिटी बच्चों यहाँ से इतना आ जाएगा, कितना हो जाएगा? v स्क्वायर जो हो जाएगा 2 × 2 40। अब हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक के मोशन के लिए। यहाँ से यहाँ तक के लिए जो मोशन है 0.2 मीटर का, उस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है इस बॉल पे? तो अगर सर एक F लग रहा है और एक mg lग रहा है, तो हम लोग कहेंगे डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, मतलब हैंड का वर्क डन प्लस वर्क डन बाय mg। इज इट क्लियर? यस सर। yes sir डेल्टा के क्या हो जाएगा? हाफ m, यहाँ का वेलोसिटी 0, यहाँ का वेलोसिटी v, तो हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m 0 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अगर ये वर्क डन बाय फोर्स F लगाया, F इंटू 0.2 पॉजिटिव प्लस mg इंटू 0.2 नेगेटिव होगा बच्चों, बिकॉज mg नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर। कैन बी राइट इन दिस वे? yes sir क्या अब सॉल्व हो जाएगा? v स्क्वायर पता है? अनुष्का क्लियर? mg दिया यस हुआ? सर। चलो सर A5। पार्ट 2 का A5 यस सर। क्या है, थोड़ा सा बोलो लैंग्वेज। A ball is released from the top of the tower. The ratio of work done by force of gravity in first, second, and third second of motion of the ball is। सर ये क्वेश्चन वो रेजो फास्ट के एग्जाम में भी आया था। सर रेजो फर्स्ट में आया था? यस सर, सॉल्व किया था ये। तो हाँ सॉल्व कर लिया है मानसो? यस सर। बढ़िया है। वो जस्ट थोड़ा सा ट्राई करो, देखो हिमांशु ने कर लिया, बिना पढ़ाए हुए कर लिया था, तो पढ़ाने के बाद कर लो, काइनेमेटिक्स भी पढ़ लियो। सर मैच नहीं कर रहा सर, हमसे अलग आया। ठीक है, एक सर चीज भी बताना नहीं हो जस, 10 सेकंड लगाना होगा उसमें। हाँ एक चीज बताना हो जस, ये बॉल को रिलीज किया t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे यहाँ पे है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे यहाँ पे है। अगर ये डिस्टेंस है s1 और ये डिस्टेंस है s2, तो बता सकते हो s1 कितना है, s2 कितना है?
सर वो S1 तो हाफ 80 स्क्वायर हो जाएगा सर। एकदम सही। वो S2 वो डिस्प्लेसमेंट इन NH सेकंड वाले फॉर्मूला से निकालेंगे सर। हाँ, उतना क्यों याद रखा है यार। S2 क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, सो S1 हो जाएगा हाफ G इंटू 1 स्क्वायर, S2 हो जाएगा हाफ G 2 स्क्वायर माइनस हाफ G 1 स्क्वायर। अरे बड़ा फेमस सवाल, तूने कहा कि मेरा वीडियो देखा यार, मैंने ये वीडियो इसमें तो बहुत बार करवाया। T इक्वल टू 3 सेकंड में क्या होगा, बड़ा फेमस सवाल है ये। S3 कितना हो जाएगा, थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। कौन सा फॉर्मूला है मैं याद रख रहा हूं बताओ। बड़ा फेमस सवाल है बच्चों ये। हाफ G इंटू 1, ये 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 माइनस 4 5 हो जाएगा। इज इट क्लियर। सीटी में, जेई में तो Yes, इतना sir. आसान नहीं पूछता है। मेडिकल में ऐसे सवाल आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, तो क्या हो जाएगा 1:3:5। 5 इसके बाद फोर्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ओजस भाई बता दो कितना होगा। पूरा 4 सेकंड का मोशन माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 7। तो मुझे लगता है कि बाकी सोच समझ में आ गया होगा। ये आई बात समझ में क्या, रेशियो ऑफ वर्क डन पूछा Yes, sir. बच्चों, तो कहोगे सर आपने तो डिस्प्लेसमेंट निकाला और पूछा है वर्क डन, क्या बताते हो आप, कैसे निकाले वर्क डन यार। क्या फोर्स वो कांस्टेंट है या वेरिएबल, एक ही है ना सब पर, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। बहुत बढ़िया आयुष, तू मन से पढ़ने लगा है, बहुत बढ़िया। चलो और कोई सवाल। सर पार्ट C9 पढ़ो तुम लोग। देखो इसमें कुछ भी नहीं आता, वर्क पावर एनर्जी नहीं भी आता, स्टिल यू कैन सॉल्व इट। तो ये इंक्लाइन प्लेन है क्या, तो मैंने हॉरिजॉन्टल ले लिया, ठीक है। A small ball slides down an inclined plane of inclination theta. ये कब रुक जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखना, यहां से स्टार्ट किया, यहाँ पे म्यू कितना है, म्यू नॉट एक्स नॉट एक म्यू नॉट इंटू एक्स। तो यहाँ तो अभी चलना ही शुरू किया, तो म्यू नॉट इंटू एक्स, एक्स क्या है 0, तो म्यू क्या हो गया 0 यहाँ पे। तो बच्चों ये स्लाइड करना शुरू करेगा क्योंकि इंक्लाइन है। इसका इनिशियल एक्सेशन कितना होगा, G sin थीटा होगा, बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे जैसे ये आगे जा रहा है बच्चों, फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। बढ़ रहा है।
कोई बता सकता है इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है बिकॉज mg sin थीटा, लेकिन फ्रिक्शन भी पीछे से बढ़ रहा है। एक समय पे फ्रिक्शन जो हो जाएगा वो mg sin थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो मोशन को एनालाइज करते हैं, जो काइनेमेटिक्स पढ़े हैं उसी पे डिस्कस करते हैं, जो न्यूटन्स लॉ पढ़े हैं उसी पे डिस्कस करते हैं। वर्क पावर एनर्जी भी रहने देते हैं। बच्चों एक पॉइंट आएगा जहां पे फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते क्या हो जाए, mg sin थीटा के बराबर हो जाए। तो अब इसका वेलोसिटी बढ़ना जो बढ़ रहा था वो बंद हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा था। क्यों? क्योंकि mg sin थीटा ज्यादा था, इसको एक्सेलरेट कर रहा था। तो एक पॉइंट आएगा जहां पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, लेकिन ये वेलोसिटी गेन कर लिया, सो इट विल गो फर्दर डाउन। अब क्या होगा, फ्रिक्शन तो बच्चों जैसे Deceleration. बढ़ रहा है, mg sin अब थीटा गति से हो ज्यादा जाएगी। फ्रिक्शन हो जाएगा, देन इट विल रिटार्ड, है ना। Yes, sir. वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगा, और कम होते होते एक समय क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0। 0। क्या कहानी समझ में आई है? Anyway, ये तो हमने डिस्कस किया किससे, न्यूटन्स लॉ से, समझा कि क्या हो रहा है, फोर्स चेंज हो रहा है। अब वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली कर ले, वर्क के टर्म में देखते हैं बच्चों। तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, 3 फोर्सेज है। किसी भी टाइम पे ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्सेज है बच्चों, 3, mg, n और फ्रिक्शन। सो यहां से यहां तक के मोशंस के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, यहां से यहां तक के मोशन। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या है, वर्क डन बाई mg प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाई n। लोकेश पाटिल बताना वर्क डन बाई n कितना होगा, लोकेश पाटिल। जीरो। वर्क डन बाई mg कोई बता सकता है क्या, अगर सपोज ये डिस्टेंस x आया तो ये x है, mg sin theta mg into sin x. mg sin theta x. mg का कंपोनेंट जो mg sin थीटा इंटू x हो जाएगा। बच्चा बच्चों वर्क डन बाई f, minus mu n x. और ये डेल्टा के क्या है, फाइनल 0, इनिशियल 0। 0। बताओ बच्चों इस इक्वेशन में अननोन कौन सा है, मतलब mg का वर्क डन लिख लिया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिख लेंगे तो काम हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो कैन यू ट्राई कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिख सकते हैं क्या? What is the difficulties in writing work done by friction? क्योंकि फ्रिक्शन कांस्टेंट है क्या? No, कांस्टेंट sir. नहीं। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन लिया कि फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट जो है वो अलग अलग पोजीशंस पे, डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी शुड टेक हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। Integration. कौशल ये चमका क्या? तो क्या Yes, करेंगे, sir. यहां से किसी डिस्टेंस x पे x से छोटा सा डिस्टेंस dx लेके चले जाएंगे, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है बच्चों म्यू n यहाँ पे mg cos थीटा इंटू dx, फ्रिक्शन पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, सो माइनस। ओके सर, म्यू क्या है, और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। म्यू क्या है बच्चों, म्यू नॉट x, तो x बाद में लिख लेते हैं, mg cos थीटा x dx, और ये माइनस
0 से x बच्चों माइनस म्यू mg cos थीटा x स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा वर्क डन बाई फ्रिक्शन। यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम में पुट कर दोगे, 0 इज इक्वल टू mg sin थीटा इंटू x माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन म्यू नॉट mg cos थीटा बाय 2 इंटू x स्क्वायर। इसका दो सॉल्यूशन बच्चों, x इक्वल टू 0 तो होगा ही क्योंकि यहीं पे है। एक और सॉल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 sin थीटा बाय cos थीटा हो जाएगा बच्चों tan थीटा डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। क्या सही आ रहा है? यस सर। चलो बच्चों, तो एक नया कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं जो बहुत हेल्प करेगा। और वर्क एनर्जी पावर कहाँ पे यूज करेंगे ये अभी तक ओवरऑल मैंने डिस्कस नहीं किया है कि ये कहाँ पे हेल्पफुल होगा, पर थोड़ा सा आइडिया देता हूँ इसके बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमने न्यूटन्स लॉ बनाया, न्यूटन्स लॉ पढ़ा। न्यूटन्स लॉ में हमें किसी भी बॉडी का एक्सेलेरेशन पता है, अगर फोर्स वेरिएबल है तो एक्सेलेरेशन वेरिएबल होगा और इंटीग्रेट ये सब करके हम निकाल सकते हैं। वर्क एनर्जी पावर में हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोगों ने क्या देखा वो बताता हूँ। तो ध्यान सुनना, कहाँ पे यूज करना है, कब वर्क पावर एनर्जी का कंसेप्ट काम आएगा। इसे ऐसे सवाल हमने दिए, क्या दिया, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है या 0 है और यहाँ पे वेलोसिटी पूछा है। मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशंस पे कुछ दिया हुआ इंफॉर्मेशन दूसरे पर्टिकुलर पोजीशंस पे इंफॉर्मेशन पूछ रहा है ना। तो हमने क्या किया था बच्चों, इसके बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया। और यहाँ पे फोर्सेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, यहाँ पे एक्सेलेरेशन बड़ा अलग अलग डायरेक्शन में था, अलग अलग पोजीशंस पे वैल्यू डिफरेंट था, बट हम वो सब बॉदर नहीं किए, हमने वर्क एनर्जी के कांसेप्ट से ये यूज कर लिया। आ रहा समझ में? तो वर्क एनर्जी पावर का कांसेप्ट कब यूज करना है, जब एक पोजीशंस पे कुछ वेलोसिटी दिया हुआ है, दूसरे पोजीशंस पे वेलोसिटी निकालना है, टाइम नहीं निकालना है। वर्क पावर एनर्जी में क्या टाइम निकालने के लिए आया है सवाल क्या? नो सर। नहीं। तो वहां पे ये कंसेप्ट यूज करना है और प्रैक्टिस के साथ में पता चल जाएगा कि कब क्या करना है, ठीक है ना। ओके बच्चों, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या है, वर्क डन है। वर्क डन में क्या आता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट आता है। तो डिस्प्लेसमेंट ये सब पूछेगा, टाइम नहीं पूछेगा। कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कंजर्वेटिव फोर्स का। तो एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा होगा बच्चों नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये क्या है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। एक बॉल को हमने u स्पीड से थ्रो किया और ये बॉल ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा है और इसका वेलोसिटी हो गया 0। एक और केस लेते हैं बच्चों, एक रफ सरफेस है और यहां भी एक बॉल को v0 वेलोसिटी दिया, रफ सरफेस। और क्या देखोगे कि ये जा रहा वेलोसिटी कम होते जा रहा और एक पॉइंट पे ये रुक जा रहा वेलोसिटी, सेम इसके जैसे। लेकिन अब डिफरेंस देखोगे, ये रुकने के बाद फिर ये वापस आ जाता है। लेकिन क्या ये वापस आता है बच्चों? नो सर। नहीं आता। यहाँ पे लग रहा था कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों वो घट रहा मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी लॉस कर।
और फाइनली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो गया 0। यहां भी काइनेटिक एनर्जी लॉस किया, बट डिफरेंस क्या है कि इसमें वापस काइनेटिक एनर्जी मिल गया और इसमें वापस नहीं मिला। यहाँ पे जो लॉस हो रहा था, वी कैन से दैट कि लॉस कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो रहा था, जो कि रिवर्ट बैक मुझे मिल गया यहाँ। बट यहाँ पे जो लॉस हुआ वो कहीं स्टोर नहीं हुआ, ये लॉस हो गया। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है बच्चों, ये ग्रेविटी का फोर्स है, mg है बच्चों। इसने एनर्जी को ओवरऑल लॉस नहीं कराया, स्टोर किया और बाद में मुझे रिवर्ट बैक दे दिया। तो इस फोर्सेज को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्व रखा, उसका लॉस नहीं करा। लेकिन ये जो है फ्रिक्शन, वो क्या किया बच्चों, लॉस करा दिया, कंजर्व नहीं रखा। देयर इज अ नेट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इज इट क्लियर द टू डिफरेंस? समझ में आया दो फोर्स में? यस Yes, sir. ठीक है। तो जो अब कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब समझना यही कि वो अगर कभी निगेटिव वर्क कर रहा है, कभी वो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को लॉस करा रहा है, तो एक्चुअली लॉस नहीं करा रहा है, किसी न किसी फॉर्म में वो स्टोर किया है और वो वापस दे देता है ना। लेकिन यहाँ पे कहीं पे स्टोर नहीं हुआ। अब इसको थोड़ा सा वर्क डन के टर्म में देखते हैं, डिफरेंस कंजर्वेटिव फोर्सेज का। ये अगर मान लो मैं यहां से ऐसे गया बच्चों, mg का जो फोर्स है कैसा वर्क कर रहा है, इन गोइंग अप इट इज डूइंग निगेटिव वर्क। mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, निगेटिव वर्क है ना। अपवर्ड जर्नी में ये क्या, निगेटिव वर्क। और जब ये वापस आ रहा बच्चों, तो फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो डाउनवर्ड जर्नी में क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है। और देखोगे तो ये राउंड ट्रिप में जहाज चला वहीं आ गया, तो वर्क डन इन राउंड ट्रिप कम्स आउट एट 0। बट इसमें देखते हैं बच्चों, जिस समय जा रहा है वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव। और इसको वापस ले आओ, पकड़ के तुम ही ले आओगे, चलो वापस चलते हैं, वहीं पहुंचते हैं। जब वापस आओगे तो क्या करेगा फ्रिक्शन, अब सपोर्ट करेगा क्या, या भी अपोज करेगा, अब इधर लगेगा। फ्रिक्शन भी अपना डायरेक्शन क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो आते समय भी क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव वर्क करेगा। तो टोटल वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव। सो वर्क डन इन राउंड ट्रिप क्या हो जाएगा इस केस में, नॉन जीरो। इज इट क्लियर? राउंड ट्रिप का मतलब जहां से चले वहीं आ गए। कैन वी डिफाइन कंजर्वेटिव फोर्सेज इन टर्म्स कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन एनी राउंड ट्रिप विल बी 0। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो लिख लो, वर्क डन इन राउंड ट्रिप in any round trip, in any round trip will be 0। और नॉन कंजर्वेटिव में नॉन जीरो होगा। तो देयर आर सम कंजर्वेटिव फोर्सेज जो पढ़ना है बच्चों। तो कंजर्वेटिव फोर्सेज का एग्जांपल दे देता हूं मैं, कौन कौन सा है जो भी पढ़ना है बच्चों। सबसे पहला एग्जांपल बताओ, Gravity. ग्रेविटी। दूसरा बच्चों, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, इस चैप्टर में यही दो पढ़ना है तुम्हें, और आगे के चैप्टर में जब पढ़ेंगे बच्चों, तो वहां पे फिर से कुछ चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स का वर्क डन, ये सब हम लेंगे। अगर कोई फोर्स ऐसा है जो कांस्टेंट ही लग रहा है, कभी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो सर्टेनली उसका जो वर्क डन होगा राउंड ट्रिप में वो 0 होगा। ठीक है,
चलो बच्चों, तो अगर जो कंजर्वेटिव फोर्स है बच्चों, तो उसमें क्या कहेंगे, उसके अगर वो फोर्सेज लग रहा है तो नेट एनर्जी का लॉस नहीं करा रहा, वो लगता है किसी न किसी फॉर्म में स्टोर किया एनर्जी को। जिस फॉर्म में स्टोर किया है एनर्जी को, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि जैसे बारिश का पानी है और वो पहाड़ के ऊपर जमा है, तो उसके अंदर चूंकि वो हाइट पे है, तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर है। अगर वो नीचे आता है बच्चों, तो वो काइनेटिक एनर्जी, बहुत लार्ज काइनेटिक एनर्जी के साथ आता है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मतलब उसके पास एक पोटेंशियल है टू डू वर्क। इट हैव पोटेंशियल, मतलब इसके पास एनर्जी स्टोर, और वो किसके कारण है? जो पहाड़ पे पानी हमने बताया, वो बच्चों ग्रेविटी के फोर्स के कारण। इट क्लियर? ऐसे सोचो, ऊपर में है, पानी को वहां से छोड़ दिए, तो ग्रेविटी विल डू वर्क, तो इसके पास पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल बच्चों जो हम डिस्कस कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा बच्चों, वो डिफाइंड होगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू कंजर्वेटिव फोर्सेस। पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइंड होगा बच्चों, वो हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू कंजर्वेटिव फोर्सेस। जैसे mg के कारण पोटेंशियल डिफाइंड होगा। जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं वाटर का, जो हाइट पे स्टोर है। अब एक और चीज बता रहा हूं बच्चों, जब हम पोटेंशियल की बात करेंगे ना, तो कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए, और हम एक सिस्टम की बात करते हैं। एक सिस्टम की बात करते हैं, तो सिस्टम में वो जो फोर्स है वो इंटरनल फोर्स होगा, और इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग बोलेंगे, उसके कारण ही पोटेंशियल डिफाइन होगा। ठीक है, इसको और आगे पढ़ाएंगे तो और समझ में आएगा। तो कैसे डिफाइन है बच्चों? तो du इज इक्वल टू du, देखो u पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं, du का मतलब हुआ स्मॉल चेंज, दैट इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो सर ऐसा क्यों? तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, जो कि थोड़ा सा एक एग्जांपल लूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। कि सर सोचो कि अगर ये ब्लॉक को हम ऊपर ले जा रहे हैं, ग्रेविटी किधर फोर्स लग रहा है? mg नीचे, और गया ऊपर। तो तुम्हें ये पता है, जैसे जैसे बच्चों ये ऊपर जा रहा है, उसका एनर्जी बढ़ रहा है, उसमें पोटेंशियल टू डू वर्क बढ़ रहा है। जितना ज्यादा हाइट पे रहेगा उसके पास उतना एनर्जी होगा। और एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक स्टोन है या हाथ में कुछ ले लिया, और जितना ऊपर से छोड़ोगे वो नीचे जब आएगा तो उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगा। तो अगर मैं ऊपर ले जा रहा हूं बच्चों, तो mg कैसा वर्क कर रहा है? अभी mg कैसा वर्क कर रहा है बच्चों? ऊपर ले जाए तो नेगेटिव। नेगेटिव। और हम कहें कि
पोटेंशियल एनर्जी जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमें जो इतना कॉमन लाइफ से पता है, उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस जब निगेटिव वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, उल्टा है ना। इसलिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क। क्लियर? तो जितना निगेटिव करेगा वो स्टोर होते जाएगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लिख लो यहां तक। सर हम्म सर वो एनर्जी बढ़ेगा कैसे, लेकिन वो तो ऊपर जा रहा है, वो लेस होना चाहिए ना सर। एक काम करना, तो एक बड़ा सा स्टोन लेना है ना, और अपने पैर पे 10 सेंटीमीटर ऊपर से गिराना, तो कितना चोट लगता है, ठीक है। उसके बाद 20 सेंटीमीटर ऊपर से गिराना, इसमें ज्यादा चोट लगेगी। 20 सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ो। ये तो समझ में आ गया तुझे, तो यही तो बात करें, जितना ज्यादा ऊपर रहेगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा है। ये तो कॉमन लाइफ के एक्सपीरियंस से जानते हैं। यस सर, थैंक यू सर। चलो बच्चों, तो ये हमने समझ लिया। ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। अब मुझे ना निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सोचो कि एक ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक को क्या किया हमने, यहां से एक हाइट h ऊपर ले गया है। तो अगर यहां पे है तो एनर्जी जो है, अभी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ui है, और यहां से यहां पे लेके गए तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है अभी uf। बच्चों हमने तो डेफिनेशन दिया है, du इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। इंटीग्रेट कर लेंगे तो याद आएगा बच्चों, डेल्टा u दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा u का मतलब uf माइनस ui। बच्चों ये टफ नहीं, आसान है। माइनस, अब बताना यहां से यहां ले जा रहे बच्चों, ये इनिशियल ये फाइनल। अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो mg कांस्टेंट है। mg क्या है? कांस्टेंट है। तो mg नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो ये डायरेक्टली वर्क डन लिख सकते हैं हम लोग, mg यस सर। इंटू h, लेकिन साइन निगेटिव बच्चों। वर्क डन निगेटिव और ये निगेटिव एक और, तो कितना हो जाएगा ये mgh आ गया। बहुत छोटे से पॉइंट से बता रहा हूं मैं कि यहां से यहां ले गए बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया है, mgh। ओके सर, uf माइनस ui इतना है, ठीक है। नहीं सर मुझे ui चाहिए या मुझे uf चाहिए। तो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंगली हमें दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस आया बच्चों, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं आया। ui क्या है नहीं पता, uf क्या है नहीं पता, लेकिन uf माइनस ui पता है।
तो इस केस में, ऐसे केसेस में क्या लेते हैं बच्चों, हम रेफरेंस लेते हैं. इफ वी टेक रेफरेंस एज ui इक्वल टू 0, मतलब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी हमने ले लिया, ui क्या ले लिया बच्चों, 0 ले लिया. तो सारे बच्चे ध्यान से सुनना, अगर ui 0 ले लिया तो uf कितना हो जाएगा, तो बचपन में भी पढ़े होंगे इतना, शायद कुछ कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं 10th क्लास में. अगर बच्चों में यहाँ पे रेफरेंस ले लिया कि ये 0 है, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 यहाँ पे, तो h हाइट Ground ऊपर ना सर. जाएंगे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा बच्चों mgh. Yes, sir. इज इट क्लियर? सर Yes, तो sir. यूआई वाला पोजीशन ग्राउंड होगा ना? नहीं नहीं, कोई ग्राउंड होने की जरूरत नहीं, कहीं भी ले सकते हैं. सो किसी पर्टिकुलर पोजिशन पे हमने 0 ले लिया, तो वहां से h हाइट ऊपर गए बच्चों, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh. और एक चीज बोल देता हूं जो बाद में और क्लैरिटी आएगी, ये पोटेंशियल एनर्जी जो बात कर रहे हैं बच्चों, ये कर रहे हैं सिस्टम का. कौन सा सिस्टम, ये फोर्स कौन सा लगा रहा है, किसके बीच का है, ब्लॉक एंड अर्थ. तो ब्लॉक एंड अर्थ सिस्टम का ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है. लेकिन हमें पता है अर्थ तो मूव करता नहीं है, अर्थ तो रेस्ट में, तो सिर्फ ब्लॉक यहां से यहां गया है ऐसा है. तो रफली हम बोलते हैं ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी, बट एक्चुअली में ये है ब्लॉक प्लस अर्थ सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी. ओके, क्लियर यहां तक? Yes. कोई कहेगा नहीं सर मुझे मन कर रहा है कि मुझे यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 लेना, कोई कहेगा मुझे यूएफ को 0 लेना, ठीक है मान लेते हैं भाई. अगर यहाँ पे 0 ले लिया तो यू आई क्या हो जाएगा बताओ, -mgh. माइनस एम. माइनस Minus mg. तो अगर किसी ने यहाँ 0 लिया तो बच्चों यहां से नीचे आएंगे तो माइनस एम जी छोड़ा है. मतलब कंसेप्ट समझो, हमारा ये कंसेप्ट समझो, अब मैं क्लियर कर रहा हूं. ये सारे बच्चे एकदम ध्यान से समझना, बहुत आसान सा है, आज सीख लिया तो आज बहुत सारे सवाल कर सकते हो. हम फ्री हैं, हम कहीं भी रेफरेंस लेवल ले लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 का. तो रेफरेंस से अभी ऊपर अगर हम h हाइट गए हैं बच्चों, तो यहाँ पे अगर ब्लॉक है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी है प्लस mgh. और रेफरेंस जहां पे लिए वहां से अगर हम नीचे जाते हैं h1 हाइट, सपोज h1 कुछ अलग ले लिया और यहाँ पे ब्लॉक रखा, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा बच्चों माइनस mgh1. क्या ये कंसेप्ट क्लियर? Yes, sir. कहीं भी रेफरेंस ले सकते हो बच्चों, यू आर फ्री टू चूज रेफरेंस. ऐसा नहीं कि ग्राउंड के सरफेस को लेना, जहां लेना है वो ले लो, 2 मीटर ऊपर 3 मीटर नीचे कहीं भी. रेफरेंस से h हाइट ऊपर प्लस mgh, रेफरेंस से h हाइट नीचे माइनस mgh. ठीक है. और रेफरेंस बहुत मैटर नहीं करेगा, रेफरेंस लेने से तुम्हें सिर्फ ये पता चलेगा कि कब कैलकुलेशंस कम करना है, ठीक है ना. आंसर्स में हमें जो जरूरत पड़ती है सॉल्यूशंस में, वो जरूरत पड़ती है बच्चों डिफरेंस का. डिफरेंस की जरूरत पड़ती है तो रेफरेंस कहीं भी लो, डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नहीं होगा.
अच्छा ये दो ब्लॉक लिया और अर्थ तो है ही, ये सिस्टम लिया है और ये ग्राउंड का सरफेस है, ग्राउंड है ये, और यहाँ से 1 मीटर ऊपर यहाँ पे एक ब्लॉक है और यहाँ से 3 मीटर ऊपर यहाँ पे ब्लॉक है। ठीक है, मुझे ये निकालना है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है अगर हम रेफरेंस यहाँ पे ले रहे हैं। एक चीज और बताता हूँ, ये बोलना भूल गया है। अगर बच्चों मान लो कि यहाँ पे मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ले लिया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो यहां से अगर मैं इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा क्या? नो सर। नहीं होगा। No, चेंज sir. क्यों नहीं होगा? बिकॉज जब हम ऐसे जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल में, फोर्स तो वर्टिकल है ना, तो वर्क डन नहीं करेगा mg। जब वर्क डन नहीं करेगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये वर्क डन 0 है, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? 0, मतलब पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। दैट मींस बच्चों अभी हम ये समझ लेते हैं कि दो पॉइंट जो हॉरिजॉन्टल, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है, will have same potential, at same potential. Is it clear? Yes. सर यहाँ पे कहीं ब्लॉक को रख दें या यहाँ पे ब्लॉक को रख दें या यहाँ पे रख दें, तो ये पोटेंशियल सेम ही रहेगा, डजंट मैटर। चलो बच्चों, तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी का एक पॉइंट लेकर के हम ऐसे ले सकते हैं कि ये लेवल है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो अगर सर इस ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी होगा, कितना होगा? 2g into 1। इस ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगा 3g इंटू इसका हाइट है बच्चों 3, ये हो जाएगा। इफ इसका सेकेंड पार्ट, इफ वी टेक, अगर हमने कहा कि नहीं मुझे तो ये लेवल का पोटेंशियल एनर्जी 0 लेना, इफ वी टेक अगर मैं कहूं कि जो टेबल का लेवल है वहां पे हम 0 पोटेंशियल ले रहे हैं, इन दैट केस व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम? तो बच्चों अब पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा क्योंकि हम रेफरेंस अलग पोजीशन पे ले रहे हैं। इन दैट केस इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों? जी 2gmg into h, ये 3 मीटर, ये 1 मीटर, कितना हो जाएगा? 2 मीटर। 2 मीटर। नीचे है बच्चों तो ये माइनस, और इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों? ये तो उसी लेवल पे है तो 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चों? -4g। यहाँ पे पोटेंशियल कितना था? +10g। तो अगर सर ऐसे लेते हैं तो कुछ पोटेंशियल, ऐसे लेते हैं कुछ पोटेंशियल, ये डिफरेंट आएगा। बट अगर मैं कहूं कि इस कॉन्फ़िगरेशन से कोई दूसरा कॉन्फ़िगरेशन हुआ, तब पोटेंशियल जी जो लिखेंगे और दोनों का डिफरेंस लेंगे, यहां पे भी दोनों का डिफरेंस लेंगे, दैट विल रिमेन सेम। दो पॉइंट, दो कॉन्फ़िगरेशंस के बीच का डिफरेंस जो होगा वो सेम रहेगा, वो रेफरेंस क्या ले रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। सो जो तुम्हें कन्वीनियंट लगेगा आगे के सवाल में बच्चों, तुम वहां पे पोटेंशियल 0 का रेफरेंस ले सकते हो। बच्चों क्या ये कंसेप्ट क्लियर? यस सर। सर तो किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस डिपेंडेंट होगा। बोलो, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, लेकिन हमें एब्सोल्यूट की ज्यादा जरूरत होती नहीं है, हमें तो जरूरत होती है रिलेटिव डिफरेंस का, दो पॉइंट के बीच का। ठीक है, एक सवाल हमने ये ले लिया, ये लिख लो। एक ही सवाल में दो
किया कि रेफरेंस यहाँ लिया तो क्या पोटेंशियल, रेफरेंस यहाँ 0 लिया तो क्या पोटेंशियल। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अभी 2 रॉड था तो उसका तो हम पोटेंशियल लिख लिए, सॉरी 2 ब्लॉक था। एक सवाल ले रहे हैं बच्चों, मान लो एक रॉड है और जिसका लेंथ है L, उसको भी हमने ऐसे रख दिया। देखो ये सारी चीजें जरूरत पड़ेगी सवाल सॉल्व करने में, आसान है। और मैं पूछूं कि बताओ इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है अगर ये रेफरेंस लेवल है। पोटेंशियल एनर्जी 0 का रेफरेंस लेवल ये लिए तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, मास m लेंथ l। तो पहला ऑप्शन दे रहा हूं बच्चों मैं, ए ऑप्शन, रेफरेंस लेवल से l हाइट ऊपर है तो mgl। दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं बच्चों -mgl। तीसरा ऑप्शन दे रहा हूं बच्चों +mgl/2। तुम्हें गेस करना है कौन सा ऑप्शन ट्रू लग रहा है बच्चों, कॉमन सेंस से बताना। अभिषेक ने तो बता दिया, गेस करो यार। सबने सही सही बता रहा है। अभिषेक ने सबसे पहले बता दिया, अंशु राठी ने बता दिया, कौशल ने बता दिया, अर्चित ने बता दिया, अथर्व दुबे एक बार थोड़ा सा और सोचो तो, आयुष सिरोरे थोड़ा सा और सोचना, ओजस पाठक ने बता दिया, अनुष्का अगेन थिंक अगेन, यश सावंत करेक्ट। आयुष कैसे उल्टा कैसे बता दिया? नहीं सर, ए ऑप्शन। नहीं यार, करेक्ट आंसर जो है वो सी है। ठीक है, अभी तो हम गेस पढ़ाया नहीं, मतलब तुम लोगों से पूछा। देखो बच्चों यहाँ पे रेफरेंस 0 है, यहाँ पे जो मासेज है क्या एक पॉइंट पे मास है या डिस्ट्रीब्यूटेड है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कुछ मास यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड बच्चों, कंटिन्यूअसली। तो अलग अलग पार्टिकल का बच्चों पोटेंशियल जो है वो अलग होगा। जो छोटा सा पार्टिकल है इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसका थोड़ा 0 से ज्यादा है, इसका थोड़ा और ज्यादा, इसका और ज्यादा, और सबसे ज्यादा यहाँ के पार्टिकल का। यहाँ का छोटा सा पार्टिकल अगर लिए, छोटा सा पार्टिकल dm, तो इसका जो एनर्जी है dmg इंटू l होगा, लेकिन इसका तो कम होगा, इसका और कम, ऐसा होगा। अब सोचो बच्चों, गेस करो कि क्या इसका सारा का सारा मास यहाँ पे है क्या कॉन्सेंट्रेटेड? नो सर। नहीं। अगर हम रॉड ऐसा लेते, अगर रॉड हम ऐसा लेते, देखो डॉटेड लाइन से बनाया, तब हम बोल सकते हैं कि रेफरेंस से हर पार्टिकल का एनर्जी जो है L हाइट ऊपर है तो mgl होता, ऐसा होता। तो अभी तो ऐसा है, तो इतना गेस कर रहा हूं कि पहला ऑप्शन तो गलत होना चाहिए और दूसरा तो गलत है ही, बिकॉज निगेटिव लेयर रेफरेंस से तो ऊपर है तो पॉजिटिव में होगा। ओके तो इसका ये चीज ना हम लोग आगे पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। जब वो पढ़ लोगे तो इससे सवाल को तो बहुत इजीली बता दोगे बच्चों कि अगर इस पूरे बॉडी को कहें कि एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है टोटल मास, तो कहां पे कहोगे कि मान सकते हैं
यूनिफॉर्म रॉड है, तो मिड पॉइंट एट द सेंटर। तो इफेक्टिवली हम कह सकते हैं कि टोटल मास जो है वो यहाँ पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा बच्चों mg इंटू इफेक्टिव हाइट जो है, इफेक्टिव सेंटर ऑफ मास L/2 हाइट पे है, सो दिस विल बी पोटेंशियल एनर्जी। बट कहोगे सर मैं क्यों मान लूं, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट क्यों पढ़ूं, ये तो पढ़ाया नहीं, क्यों आप मतलब अच्छे से बताओ, ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं क्या करूंगा, बहुत ही सिंपल सा, मैं कहूंगा ठीक है यार एक काम करो, हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखना है ना, तो हर पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं और उसको ऐड कर देते हैं, मतलब इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, जनरल एक ले लिया, ये y हाइट पे dy का एक एलिमेंट ले लिया, बोलो बच्चों, y हाइट पे dy का एलिमेंट ले लिया। अब देखना इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, मुझे सबसे पहले इसका मास लिखना है dm, तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, रॉड का मास है m, तो यूनिट लेंथ का मास है m/l, मुझे कितने लेंथ का चाहिए, dy लिख लिया बच्चों। मुझे तो चाहिए इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है du, और सर मास dm चूंकि छोटा पॉइंट मास है एक ही पॉइंट पे, dm m g इंटू h y, रेफरेंस लेवल से y हाइट, और टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो इंटीग्रेट कर लेंगे। ये dm यहां पुट कर लेते हैं बच्चों, m/l g y और ये वाला dy, और इंटीग्रेट कर लेते हैं। कहां से कहां मास है बच्चों, 0 से लेकर के l तक। ये y का y²/2, एक l चला जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिमिट पुट कर दोगे तो आ जाएगा u = mgl/2 आ जाएगा बच्चों। देख लो ये आया क्या, यस सर। तो क्या हम ऐसे सवाल जहां पे मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऐसे डायरेक्टली अब लिख सकते हो mgl/2 जो मैंने समझाया। अगर तुम्हें इतना लिखने आता है, यस सर। एक छोटा सा सवाल दे रहे हैं, देखते हैं कौन कौन सा बच्चा लिखता है, ठीक है ना, कौन सा बच्चा मन से पढ़ रहा है। अभी एक चेन का सवाल तूने लिया था बच्चों, एक चेन रखा हुआ है ऐसा, चेन हैज मास m, टोटल लेंथ है l, है ना, और ये टेबल पे रखा हुआ है। बच्चों ये टेबल पे रखा हुआ, बट 1/3 पार्ट हैंग कर रहा है। कितना पार्ट हैंग कर रहा है, 1/3। रेफरेंस लेवल इसको ले लिया 0, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लेवल ले लिया टेबल का 0। सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन, ये बच्चों तुम्हें बताना है। टोटल मास m, टोटल लेंथ l, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चेन if reference is taken as 0 potential energy at table surface। बच्चों 30 सेकंड का टाइम। बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया है। पहला आंसर आ गया किसका, हिमांशु का, ओजस। ओजस तो कुछ भी कर दिया यार, ये तो गड़बड़े। जी के टर्म में लिखो, जी के टर्म में ओजस, डोंट राइट 10। सर वो जी को मैंने 10 डाल दिया सर। हाँ मैं समझ गया, लेकिन फिर भी थोड़ा गलत है, राइट। अभिषेक गुप्ता बहुत बढ़िया, आर्य जोशी बहुत बढ़िया, तनिषा तू नहीं पढ़ रही है, आ जाना, आज सेंटर पे डांट लगेगी यार, तू कुछ भी लिख रही है,
तनिषा। ओम देव ट्राई अगेन, कौशल करेक्ट, हिमांशु ट्राई अगेन, अथर्व दुबे ट्राई अगेन, हर्षिता, हर्षिता भी नहीं पढ़ी, हर्षिता और तनिषा दोनों नहीं पढ़ रही है। अनुष्का नहीं। चलो बच्चों, फाइनल आंसर अगर किसी को लग रहा है। देखो, इस चेन को ना हम दो पार्ट में बांट देते हैं, टू पार्ट। तनिषा भी मैंने बोला कि निगेटिव होना चाहिए टोटल। चलो अब चलो ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो सारे बच्चे करें। ओम देवरेज शायद गलत है तुम्हारा। सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चों कि चेन को मैं दो पार्ट में बांटता हूं, एक पार्ट 1 और ये पार्ट 2। सो पोटेंशियल एनर्जी जो टोटल लिखना है, पार्ट 1 का तो 0 लिख दूं, सारा मास इसी लेवल पे है इतना। अब बताना है, हमने बार बार बोला है टोटल मास चेन का है m, टोटल लेंथ है l। 1/3 लेंथ हैंग कर रहा है, दैट मीन्स दिस लेंथ इज l/3। अगर मैं बात करूं कि इतने का मास क्या है, समीक्षा कनेक्टेड है क्या? समीक्षा माटे, आर यू कनेक्टेड? समीक्षा, समीक्षा इतने का मास कितना है? m/3। m/3, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, इसको अगर मैं कहूं कि बच्चों की एक जगह पे मानू तो कहां पे मानूंगा? यहां से l/3 या यहां से l/6? L/6 मानिए। L/6। ये l/3 है। ओजस भाई कहां मानू मैं? इसका मिड पॉइंट पे ना, L/6। l/6। तो रेफरेंस लेवल से हम मान सकते हैं कि l/6 डिस्टेंस नीचे है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा? m के जगह पे m/3, m g h लिखेंगे बच्चों l/6 और साइन क्या देंगे? माइनस। तो कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस mg L/2। mgl/18 और साइन हो जाएगा माइनस। अनिशा बताओ, तू इतनी ब्रिलियंट लड़की है, क्यों गलती कर रही है? सर वो l/6 कैसे है, वापस समझा सकते हो प्लीज? l/6 कैसे आया? अभी तो डिस्कस किया था ना, ये जो मास यूनिफॉर्म है ऐसे, तो हमने कहा माना था बच्चों, क्या आया था? mgl/2 आया था ना। l है तो कहां Yes, पे आया? sir. मिड पॉइंट पे। बोलो यस सर। स्वानंद, क्लियर? हाँ सर। क्यों ऐसा मिड पॉइंट लिया? कुछ का 0 है, कुछ का बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, तो ना तो ये लेंथ लेंगे ना ये लेंथ लेंगे, मिड का लेंगे। और हमने अभी प्रूफ किया था इंटीग्रेशन से। बच्चों में मान लो कि ये सारे बच्चों को क्लियर हो गया, हमारा अर्ली जे बैच को, सारे बच्चे। यस सर। यस पाटिल, Yes, sir. Yes, sir. यस कौशल, यूनिफॉर्म है दैट्स वाई। अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो फिर हमें कुछ करना पड़ेगा दूसरा चीज। चलो भाई इसका कर लो तो मैं
बच्चों ऐसे हैंग कर रहा है ना, मुझे इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखना है और रेफरेंस लेवल यही ले लिया। टोटल मास है इस चेन का m, टोटल मास। अब तनिषा बताएगी इसका मास। अथर्व दुबे, तनिषा, कौन पहले बताते हैं? निर्मिति देवरे, तन्मय कापड़नेश, तन्मय भाई, अभी भी सबका आंसर्स अलग अलग आ रहा है, मतलब सारे बच्चे सही नहीं बता रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। चलो, मैंने ये रेफरेंस ले लिया है ना, इसको 3 पार्ट में बांट देते हैं बच्चों, 3 पार्ट में। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पोटेंशियल एनर्जी पार्ट 1 का तो 0, बिकॉज रेफरेंस लेवल पे सारा मास है। पार्ट 2 का तो अगर बात करें L/4, टोटल मास है m, तो इतने का मास है। सही लिख रहा हूं तो बताना। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस, माइनस क्यों समझ में आ गया होगा, mg इंटू h। h कितना लो बच्चों, L/8 और साइन माइनस। इसका भी एक्चुअली वही है, माइनस m/4 g इंटू L/8। इसका भी यही है। तो बच्चों हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी माइनस mg L/16। इज इट करेक्ट? यस। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल पूछा मैंने। अच्छा, नेक्स्ट हमें देखना है स्प्रिंग फोर्स जो है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। इस चैप्टर में बहुत बार यूज में आएगा, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज में आएगा स्प्रिंग फोर्स। यार स्प्रिंग का तो वर्क डन हमने निकालना सीख लिया था, है ना? तो मान लो ये स्प्रिंग जो है वो भी नेचुरल लेंथ में है, और नेचुरल लेंथ से हमने इसको क्या किया, एक्स इलोंगेट कर दिया। ऐसे पता स्प्रिंग अगर इलोंगेटेड है बच्चों तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर है। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो बात कर रहे हैं बच्चों, उसमें कॉन्फ़िगरेशंस के कारण, जैसे हमने कहा कि हाइट है ना, अलग अलग पोजिशंस पर अलग है, वैसे स्प्रिंग में भी इलोंगेटेड हो या कंप्रेस्ड हो, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस पजेस डिफरेंट एनर्जी। तो हमें ये निकालना है कि इसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड है। बच्चों मैं फिर से लिख लेता हूं, डेल्टा यू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल ये है इनिशियल पोजीशन। सुना बच्चों, इनिशियल से फाइनल जा रहे हैं, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हमने निकाला था क्या?
क्योंकि निकाल चुके तो दोबारा निकालने की जरूरत नहीं। क्या आया था? माइनस माइनस हाफ के स्क्वायर। माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस और इसका माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यूएफ माइनस यूआई क्या हो जाएगा बच्चों? हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया। ये पिछले क्लास में डिस्कस किया था ये वाला बात। अब नेचुरल लेंथ में अगर मैंने ले लिया 0, रेफरेंस लेता हूं, मोस्टली यही लेते हैं, लेकिन किसी को मन करेगा तो अलग ले सकता है। सो जनरली नेचुरल लेंथ में पोटेंशियल एनर्जी 0 लेते हैं। यूएफ को यू ले लेता हूं जनरल, तो यू कितना आ जाएगा बच्चों? मतलब अगर कोई स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी उसके नेचुरल लेंथ में 0 लेते हैं, तो अगर वो एक्स इलोंगेटेड है तो उसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड है? हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर मैं बात करूं इसको अगर कंप्रेस किया होता बच्चों तो यही ऐसा ही रिजल्ट आता, हमने बताया है। तो कंप्रेस्ड भी होगा तो भी एनर्जी कितना रहेगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? यस Potential energy is stored in a spring half k x square, where x is elongation में भी रहेगा, compression में भी रहेगा from natural length। क्या ये समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है। तो एक छोटा सा सवाल ले रहा हूं मैं, बहुत छोटा सा सवाल। बच्चों एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्टेड है mg का, ये इक्विलिब्रियम में है, तो पक्का से ये नेचुरल लेंथ में तो नहीं होगा। तो स्प्रिंग में कुछ एनर्जी स्टोर्ड है, मुझे निकालना है एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। और फिर बता रहा हूं कि नहीं कुछ दिया हुआ है, मतलब नेचुरल लेंथ में हम पोटेंशियल एनर्जी 0 लेंगे, ये कन्वेंशन है, अदरवाइज कुछ दिया रहेगा। तो कितना एनर्जी स्टोर्ड है बताओ? तो कहोगे सर इसको कैसे निकालें? के भी आपने नहीं दिया है, के भी मैंने हटा दिया, एक्स भी नहीं दिया है, लेकिन तुम सर कहोगे वो सर ये हो mg जाएगा के से इक्वल होगा ना? सर mg होगा। सर के दिया रहेगा, के कुछ है ना? तो के एक्स इक्वल टू mg। मुझे पोटेंशियल एनर्जी तो कहोगे सर हमें तो पता है हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, तो x यहां से वैल्यू पुट कर दोगे x का, हाफ के x इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg बाई के का स्क्वायर। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों।
बच्चों दो स्प्रिंग है, ठीक है, दो स्प्रिंग है, ब्लॉक्स आर इन इक्विलिब्रियम, ब्लॉक्स आर इन इक्विलिब्रियम। मुझे निकालना फर्स्ट एनर्जी, फर्स्ट स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर्ड है U1, सेकेंड स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर्ड है U2, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2K, यहाँ पे M, यहाँ भी M। ये तुम्हारा रहा बच्चों होमवर्क, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक।